हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम समाज विज्ञान का अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना का दोस्तों पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर दोस्तों आपने नहीं देखा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम पार्ट 3 में इस अध्याय को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों ये अध्याय थोड़ा सा लंबा हो जाने के कारण इसलिए हमने हमने दोस्तों इसको पार्ट 3 यानी 3 मतलब वीडियो में हमने इसको कंप्लीट किया है। और दोस्तों चलिए दोस्तों बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी पहली हेडिंग ये रही कि भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था, ये क्या है? चलिए दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हेडिंग को अगर आप याद कर लेंगे तो इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनने तय हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय व्यापार में बदलाव तब आया जब ब्रिटेन ने कपास के आयात पर रोक लगा दिया, क्योंकि औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। अब भारतीय भारतीय कपड़ों को अन्य देशों के साथ भी प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा था। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े 30% था। 1815 में घटकर 15%, 1870 तक 3% हो गया। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेजी से कच्चे माल दोस्तों मतलब कम होते जा रहे थे। जो कच्चा माल था वो कम बिकता था दोस्तों। अब दोस्तों इससे ये फर्क पड़ रहा है कि अपने भारतीय जो व्यापार थे उनमें बहुत धक्का लगा था दोस्तों। अब चलिए दोस्तों इसके अगले पॉइंट देख लेते हैं। तो अब इसका अगला पॉइंट क्या है कि कपड़ों की रंगाई के लिए नील का भी बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। 1820 के दशक चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा। भारत द्वारा मतलब किया जाने लगा। अफीम के बदले में चीन से चाय और अन्य वस्तुओं का आयात किया जाता था, यानी अफीम दे दिया जाता था उनको और उनसे चाय की चीज़ें ले ली जाती थी। अगर ब्रिटेन से भारत के व्यापार पर गौर करें तो ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा थी। यानी जो अफीम हमारे भारत से भेजा जाता था वो ज़्यादा महंगा था, लेकिन वहाँ से जो चाय अपने देश मंगवाया जाता था वो सस्ती थी। अब इसी प्रकार ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे होम चर्चेस देसी खर्चे का निपटारा होता था दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट है कि पहला विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया। यानी ये विश्व युद्ध के बारे में बताया जा रहा है कि विश्व युद्ध के बारे में क्या क्या हुआ था। पहला विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके असर जो था वो सारी दुनिया में महसूस किया गया। पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया। एक पाले में मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस दोस्तों। केंद्रीय शक्तियां, अब केंद्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। अगर केंद्रीय शक्तियां पूछ लिया जाए तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की दोस्तों। ये एक एक नंबर के पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों अगली हेडिंग है कि महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो पहला विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसकी असर सारी दुनिया में महसूस किया गया। पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया। एक पाले में मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन तुर्की। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था जो दोस्तों इससे थोड़ा पीछे वाले से ही मिलती जुलती हैं। अब दोस्तों चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट है कि इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार बनाने की बजाय कर्जदाता बना दिया, यानी कर्ज देने वाला बना दिया। यानी यहाँ पर कर्जदार होना चाहिए लेकिन वो कर्ज खुद देने लगा दोस्तों। अब देश बना दिया। युद्ध के समय मांग बढ़ गई तो उत्पादन बढ़ गया। जब मांग बढ़ेगी तो उस चीज़ के लिए लोग ज़्यादा उत्पादन करेंगे। अब रोजगार बढ़ गया। युद्ध के बाद मांग जो है वो घट गई। अब जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो उनकी मांग तो घट ही जाएगी दोस्तों। युद्ध होगा तो इंसान भी नुकसान होगा, इंसानों की प्रजातियों पर भी नुकसान होगा। उत्पादन घट गया और रोजगार घट गया। जो रोजगार था वो भी घट गया। इससे समझने के लिए हम गेहूं उत्पादन का उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जो गेहूं का उत्पादन का था
उसको आप देख लीजिए, वहाँ पर इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से बताया गया। चलिए दोस्तों, हम गेहूं उत्पादन वाला देख लेते हैं। तो क्या है कि विश्व युद्ध के पहले गेहूं के निर्यात का काम परवी, जो यहाँ पर थे परवी यानी पूर्वी दोस्तों, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गलती से परवी लिखा है, यहाँ पर पूर्वी एशियाई यूरोप करते थे। परंतु विश्व युद्ध परंतु विश्व युद्ध के समय सबसे ज़्यादा मांग तो औद्योगिक सामान का था, इसलिए कृषि पर आधारित उत्पादन को कम कर दिया गया। परंतु इस बात का फायदा यूएसए ये जो यूएसए था और जो कनाडा था, उद्योगों ने उठाया। उन्होंने औद्योगिक सामान के साथ साथ कृषि सामानों का भी उत्पादन किया। परंतु जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, पूरी यानी जो पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावारी सुधरने लगी और विश्व बाजार में गेहूं बेचने वाले ढेर सारे व्यापारी आ गए, जिससे अधिक उत्पादन तो हो गया। इसकी वजह से सभी उत्पादक को हानि हुआ, यानी जब गेहूं अधिक बिकने लगा तो और जो उत्पादक थे उनमें कमी आ गई दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अगली हेडिंग देख लेते हैं। अगली हेडिंग है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग क्या था। चलिए इसको देख लेते हैं। युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत ही वृद्धि हुई। इसका कारण है वृहद उत्पादन। वृहद उत्पादन क्या है, आइए फोर्ड मोटर्स कंपनी का उदाहरण लेते हुए समझें। हेनरी फोर्ड जो फोर्ड मोटर्स कंपनी के संस्थापक थे, उन्होंने असेंबली लाइन व्यवस्था लागू किया। इस व्यवस्था में एक मजदूर जो काम करता था, यानी जो एक मजदूर जो काम करता था, वह पूरा दिन वही बार बार करता था। ऐसे में मजदूरों को ज़्यादा काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने काम छोड़ दिए। परंतु कंपनी ने वेतन को दुगना कर दिया। वे काम तो छोड़ दिए, लेकिन कंपनी ने वेतन को भी दुगना कर दिया और मजदूर फिर से काम पर लग गए, यानी जो उनका वेतन दुगना हो गया तो मजदूर फिर से कार्य करने लगे दोस्तों। अब जिसके कारण अमेरिका में बृहद उत्पादन हुआ। अब अमेरिका के पास बचने के लिए बाजार चाहिए, बेचने के लिए बाजार चाहिए। उन्होंने हर जगह अपने उत्पादन का निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार अमेरिका ने न सिर्फ भिन्न भिन्न देशों में बल्कि पूरे विश्व में निर्यात किया। वो एक देश में अमेरिका ने निर्यात नहीं किया था दोस्तों, वो अनेकों देशों में अमेरिका ने निर्यात किया दोस्तों। अब अगली हेडिंग है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महामंदी। दोस्तों ये पेपर में हर बार पूछी ही जाती है दोस्तों। अब महामंदी क्या है, महामंदी का असर क्या होता है, भारत में महामंदी क्या है दोस्तों, इन सभी को अभी डिटेल में अगली स्लाइड में समझेंगे दोस्तों। तो देखिए महामंदी क्या थी। 1929 में उत्पादन, रोजगार और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। उत्पादन और खेतीहार उत्पादों की कमी में भारी कमी आ गई थी। बेरोजगारी भी बढ़ गई। महामंदी के दो मुख्य कारण थे, अधिक उत्पादन, युद्ध के देखिए दोस्तों, सबसे पहला कारण था कि अधिक उत्पादन। युद्ध के बाद मांग में तो कमी आ गई, परंतु देश ने अपना उत्पादन कम नहीं किया दोस्तों। आगे आप देख ही सकते हैं क्या क्या लिखा है। अब चलिए दोस्तों आगे की हेडिंग को पढ़ते हैं, महामंदी का असर। अब दोस्तों महामंदी का असर क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। यूरोप में कई बड़े बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देश की मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई। बाजार में खरीदार बिल्कुल खत्म हो गए। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थ पर दुगना सीमा शुल्क वसूल करने लगे। 1933 से 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे, यानी 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे। 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1 लाख दोस्तों 11 लाख कंपनियां चौपट हो चुकी थी, जो 11 लाख कंपनियां चौपट हो चुकी थी दोस्तों। अब दोस्तों अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर ये रही दोस्तों। थोड़ी देर 1 मिनट रुकने के बाद आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी अगली हेडिंग। तो दोस्तों अगली हेडिंग ये रही कि भारत में महामंदी का असर। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में महामंदी का असर कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, क्या क्या था।
तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं। भारत में आयात और निर्यात पूरी तरह से आधा हो गया। भारत में आयात और निर्यात पूरी तरह से आधा हो गया। लोगों ने बहुत सारी समस्याएं आने लगी। इन सभी समस्याओं का कारण भारत के लोग ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ कर दिया। अब यही दोस्तों था कि जो भारत में महामंदी का असर, दोस्तों जो भारत में महामंदी था यही उसका असर था दोस्तों। अब अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रही कि विश्व अर्थव्यवस्था पुनर्निर्माण एवं युद्धोत्तर काल। दोस्तों अगर वीडियो समझ में ना आए प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद दोस्तों देख लीजिए। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर का पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यहाँ प्रथम विश्व युद्ध से सभी भयानक था, सभी लोग भयानक थे। एक गुट में मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका, दूसरा खेमी धुरा शक्तियाँ नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली। इस युद्ध को बेहिसाब आर्थिक सामाजिक तबाही को जन्म दिया। इस जंग के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। इस युद्ध को पूर्ण युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि यह युद्ध जल और थल और वायु तीनों जगहों पर लड़ा गया, यानी जल थल वायु तीनों जगहों पर लड़ा गया। ऐसी हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने लगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों अगले पॉइंट देख लेते हैं। इस युद्ध में फिर से मित्र राष्ट्र की ही जीत हुई दोस्तों। इस युद्ध में भी मित्र राष्ट्र की ही जीत हुई। 2 महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञों ने 2 अहम सबक निकाले। दोस्तों आज थोड़ा सा गला खराब हो जाने के कारण मैं आपको सही से वॉइस मतलब थोड़ी सी खराब आ रही होगी दोस्तों। अब अगला है कि पहला बृहद उत्पादन पर आधारित किसी व्यापारिक समाज को किसी बिना कायम नहीं रखा जा सकता था, व्यापार के बिना कायम नहीं रखा जा सकता था दोस्तों। अब अगला पॉइंट दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर दोस्तों ये चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद दोस्तों।